विपक्ष के लोग एक बार फिर अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे विपक्ष कहीं भी नहीं टिक पा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस और विपक्ष के लोग भ्रामक दावे कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो खुलासा हो रहा है उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जा रहा है। देश के लोग भी समझ गए हैं कि पीएम मोदी ही उनके भविष्य को संवार सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी के लिए देश के 140 करोड़ लोग परिवार हैं, जबकि विपक्ष के ज्यादातर नेता सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और अपनी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देश की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिसे अब 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने की तैयारी है। खास बात यह है कि 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 हो सकती है, जिसमें से करीब 273 सीटें अकेले महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पीएम मोदी ने एक लेख लिखकर इस फैसले को भारत की प्रगति के लिए मील का पत्थर बताया है। यही वजह है कि हर वर्ग का साथ पीएम मोदी को मिल रहा है और इस बार बंगाल में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए पीएम मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले स्थित सूरी में एक रैली स्थल पर मैदान में उमड़ी विशाल भीड़ दिखाई दे रही है, जो उनके आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने इस बात पर गौर किया कि कार्यक्रम स्थल समर्थकों से खचाखच भरा हुआ था, जिसे उन्होंने बंगाल में बीजेपी के लिए जोरदार बढ़त का संकेत माना। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि बीरभूमि में एक रैली को संबोधित करने जा रहा हूं। मैदान लोगों से खचाखच भरा है, जो अपना आशीर्वाद बरसाने आए हैं। पश्चिम बंगाल में हर तरफ भाजपा ही भाजपा है। पोस्टर के साथ साझा की गई तस्वीर में रैली में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। ये इस बात का संकेत है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पीएम मोदी की जनसभा शुरू होने से कई घंटे पहले ही बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक वहां जमा हो गए थे। ऐसे में राहुल गांधी और विपक्ष के जो लोग वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, उनके लिए ये तस्वीर करारा जवाब है कि पीएम मोदी से लोग कितना प्यार करते हैं। इसलिए लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। दर्शकों, जिस तरह से बंगाल में पीएम मोदी की सभाओं में भारी भीड़ दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि इस बार बंगाल भगवामय होने वाला है। वहीं आप दर्शक अगर मानते हैं कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है, तो कमेंट में यस और बीजेपी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश और बंगाल के लोग पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बांग्लादेश से होने वाले अवैध घुसपैठ को मुद्दा बनाया हुआ है। वहीं सबके बीच सोशल मीडिया पर एक चूक के चलते ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के स्टार कैंडिडेट बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बंगाल में सोनापुर दक्षिण विधानसभा से टीएमसी उम्मीदवार लवली मैत्रा के फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट की गई थी। उस पोस्ट के नीचे कीवर्ड्स को हैशटैग के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसमें से एक कीवर्ड हैशटैग बांग्लादेश वोट है। राज्य में बीजेपी इसको लेकर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल के अस्तित्व को लेकर एक खतरनाक किस्म की राजनीति शुरू हो गई है। सोनापुर दक्षिण से टीएमसी उम्मीदवार लवली मैत्रा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग बांग्लादेश वोट हैशटैग का इस्तेमाल करके पार्टी की असली मानसिकता को बेनकाब कर दिया है। वहीं राहुल गांधी के इंडियन स्टेट बयान मामले में कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को राहुल गांधी के एक बयान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने सिमरन गुप्ता की याचिका पर दिया। मामला 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है। आरोप है कि राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लड़ाई आरएसएस बीजेपी के साथ साथ भारतीय राज्यों से भी है। वहीं सिमरन गुप्ता ने राहुल के इस बयान को लेकर संभल की चंदौसी अदालत के पूर्व आदेश को चुनौती दी थी। वहीं तेलंगाना हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेरा के ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। पवन खेरा असम पुलिस की ओर से उनके खिलाफ जालसाजी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज करने के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे। इस बीच असम पुलिस के एफआईआर में उनके खिलाफ दर्ज जानकारी सामने आई है।
असम पुलिस की ओर से पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के अनुसार उन्होंने गुवाहाटी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां के खिलाफ एकाएक आरोप नहीं लगाए थे, बल्कि ये एक सुनियोजित योजना का हिस्सा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि भारत में आधार बनाने की प्रक्रिया केवल 6 साल तक के बच्चों तक ही सीमित हो। उनका कहना है कि अब बड़ों का आधार बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में पहले ही 144 करोड़ यानी 99% लोगों के आधार बन चुके हैं। असम में बीजेपी ने तेजी से अपनी पकड़ मजबूत की है। साल 2011 में बीजेपी को सिर्फ 11.5% वोट और 5 सीटें मिली थी, लेकिन 2016 में ये बढ़कर 29.5% वोट और 60 सीटें तक पहुंच गए। 2021 में बीजेपी ने 33.2% वोट हासिल किए थे और 60 सीटें बरकरार रखी थी। वहीं कांग्रेस, जो कभी राज्य को सबसे बड़ी पार्टी थी, उसका प्रदर्शन लगातार गिरा है। साल 2011 में कांग्रेस को 39.4% वोट और 78 सीटें मिली थीं। 2016 में ये घटकर 31% वोट और 26 सीटें पर आ गए। 2021 में सीटें थोड़ी बढ़कर 29 हुई, लेकिन वोट शेयर हल्का घटकर 29.7% रह गया। वहीं अब इस बार 2026 के चुनावों को लेकर आए तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि बीजेपी असम में और मजबूत हुई है और इस बार बीजेपी 100 के करीब सीटें जीत सकती है। लेकिन हार की इस घबराहट में कांग्रेस में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की छवि खराब करने की कोशिश की है। इसके लिए पवन खेड़ा को आगे किया गया, लेकिन अब पवन खेड़ा असम पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिका भुइया शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए जालसाजी और मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख अपना लिया है और असम में अपने खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत मांगी है। ये कानूनी कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब असम पुलिस की क्राइम ब्रांच उनकी तलाश में दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक छापेमारी कर रही है। मुख्यमंत्री शर्मा के हालिया कड़े तेवरों और पुलिस की सक्रियता ने इस मामले को राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना दिया है। असम पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर मुख्यमंत्री के परिवार की छवि धूमिल करने का आरोप है। खबरों के अनुसार पुलिस ने उनके दिल्ली स्थित आवास से कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस भी जब्त किए हैं, जिनमें आपत्तिजनक सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि असम पुलिस ने उनके दिल्ली स्थित घर पर जो छापा मारा, उसमें उनकी गैर मौजूदगी में उनके निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। उन्होंने दावा किया कि ये कार्रवाई उन्हें डराने धमकाने के मकसद से की गई थी, क्योंकि उनकी पार्टी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कुछ सवाल उठाए थे। एक विस्तृत वीडियो बयान में पवन खेड़ा ने बताया कि पिछले 2 दिनों से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उनके फ्लैट पर आए थे। पिछले 2 दिनों में लगभग 100 पुलिसकर्मी दिल्ली में मेरे छोटे से फ्लैट पर पहुंचे। मैं वहां मौजूद नहीं था और न ही मेरे परिवार का कोई सदस्य वहां था। इसके बावजूद वो अंदर घुसे और फोन तक ले गए, जो मेरी छोटी बहन का था, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। एक लैपटॉप ले गए जिसका मैं इस्तेमाल नहीं करता और एक आईपैड ले गए जिसका इस्तेमाल मैंने अभी शुरू भी नहीं किया था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पेन ड्राइव भी ले ली गई है, लेकिन उन्होंने इस बात पर अनिश्चितता जताई कि वो पेन ड्राइव वहां पहुंची कैसे। उनका कहना है कि वो 2 पेन ड्राइव ले गए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो पेन ड्राइव वो खुद वहां लाए थे या वहां से ले गए थे। मुझे नहीं पता कि उन्हें वहां कौन लाया था और कौन ले गया। वहीं पवन खेड़ा के घर रेड के बाद कांग्रेस के नेता सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इसमें जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत सबसे आगे हैं। पवन खेड़ा के वीडियो बयान को एक्स पर शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है, नमस्ते हेमंता। पवन खेड़ा ने हाय कहा है। अब कुछ और सवालों के जवाब दो, बल्कि थोड़ा और रो लो। इससे पहले एक्स पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा था कि पवन खेड़ा ने सबूतों और प्रमाणों के साथ सवाल उठाए हैं। जवाब देने के बजाय वो गालियों पर उतर आए हैं, धमकियां दे रहे हैं और अपनी असम पुलिस को भेज रहे हैं। इसके अलावा सीएम शर्मा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर दिए गए बयान को लेकर भी सुप्रिया श्रीनेत तिलमिलाई हुई हैं। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि असम पुलिस पवन खेड़ा के घर से पेन ड्राइव ले गई है, जिसमें छेड़छाड़ कर सकती है। कुल मिलाकर देखें तो पवन खेड़ा को लेकर कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है।
दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई एक्शन में है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुनवाई के दौरान न्यायिक निष्पक्षता को लेकर उठे सवालों के बीच सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में सख्त रुख अपनाया है। जांच एजेंसियों ने अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों द्वारा दायर उस याचिका का विरोध किया है जिसमें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग की गई थी। सीबीआई ने अदालत में दाखिल अपने जवाब में इस याचिका को पूरी तरह बेबुनियाद और नाटक करार दिया। सीबीआई का कहना है कि किसी जज के फैसलों में व्यक्त विचारों के आधार पर उन पर पक्षपात का आरोप लगाना न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं मामले की अगली सुनवाई में अदालत इस पर फैसला ले सकती है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई जारी रखेंगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई से केजरीवाल तिलमिला गए हैं। नजको पंजाब में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही 2 नए राजनीतिक दल अपनी दाव चल सकते हैं। इन नए राजनीतिक दलों में से एक का ऐलान हो चुका है और दूसरे के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर ये सियासी दल पूरे दमखम के साथ उतरे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवजोत कौर सिद्धू की। कांग्रेस से निष्कासित सिद्धू ने बीते दिनों भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मकसद राज्य को स्वर्ण राज्य बनाने का होगा। उनके इस बयान से ये संकेत मिल रहे हैं कि वर्ष 2027 के चुनाव में उनकी पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। जानकारों की माने तो उनका पहला निशाना कांग्रेस होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कर चड्ढा ने ये संकेत दिए हैं। राघव चड्ढा ने जो स्टोरी शेयर की है उसमें उन्हें नया राजनीतिक दल ऐलान करने की सलाह दी गई। न सिर्फ नया राजनीतिक दल बनाने की बल्कि उन्हें राजनीतिक दल का नाम जेनजी के नाम पर रखने का मशवरा भी दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को उच्च सदन में डिप्टी लीडर के पद से हटाया। उसके बाद उन पर आरोप लगाए गए कि वो पंजाब के सदस्य होने के बाद भी राज्य का मुद्दा उठाने में असफल रहे। इन आरोपों के बाद चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये पंजाब मेरे लिए सिर्फ बात करने की नहीं बल्कि मेरा घर, कर्तव्य, मिट्टी और आत्मा है। ऐसे में राघव चड्ढा की पार्टी की पंजाब में एंट्री से सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है। वहीं गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई से केजरीवाल तिलमिला गए हैं। दरअसल गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक माहौल भी तेजी से गर्माता जा रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया के एक दावे ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। उन्होंने गुजरात पुलिस पर आरोप लगाया कि वो उनके सूरत स्थित घर पहुंची और उनकी मां के साथ दुर्व्यवहार किया। गोपाल इटालिया ने एक्स पर एक पोस्ट में ये सवाल उठाया कि क्या एक साधारण किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति का राजनीति में आना अपराध है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी बुजुर्ग मां को डराने धमकाने की कोशिश की और सोसाइटी के गार्ड से भी उनके आने जाने के बारे में पूछताछ कर माहौल बनाने की कोशिश की गई। वहीं गोपाल इटालिया के पोस्ट को एक्स पर शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि गुजरात में भाजपा सरकार ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी है। दर्शकों, गुजरात को लेकर माहौल ऐसा बनाया गया कि चुनाव से पहले ही विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये पूरा नैरेटिव ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने घटना की जानकारी दी। दरअसल गोपाल इटालिया के खिलाफ साल 2020 में मेहसाणा में एक एफआईआर दर्ज हुई थी जो अभी अदालत में लंबित है। कोर्ट के बार समन भेजे जाने के बावजूद वो पेश नहीं हुए तो अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। ऐसे में पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए उनको गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस के अनुसार गोपाल घर पर नहीं मिले, इसलिए उनकी मां से सामान्य पूछताछ की गई। इसके बाद टीम ने रिकॉर्ड के लिए घर की तस्वीरें ली और बिना किसी विवाद के वापस लौट गई। गुजरात पुलिस ने साफ कहा है कि किसी को ना तो धमकाया गया और ना ही किसी तरह का दुर्व्यवहार किया गया। ये केवल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था, लेकिन इस मामले को लेकर भी आपके लोग विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर हुए समझौते पर कांग्रेस के नेता पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनीत सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकार को घेर रहे हैं। जयराम रमेश ने लिखा कि युद्ध विराम कराने में पाकिस्तान की भूमिका प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति के सार और शैली दोनों को करारा झटका है। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर हमला करते हुए ये भी कहा कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल बताकर खारिज कर दिया, लेकिन अब स्वयं घोषित विश्व गुरु पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। उनका खुद का घोषित 56 इंच का सीना सिकुड़ गया है। वहीं सुप्रिया श्रीनीत ने एक्स पर लिखा है कि पूरी दुनिया 2 हफ्ते की सीज फायर का स्वागत करती है। इस दुनिया को शांति की जरूरत है, युद्ध की नहीं। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच इस 2 हफ्ते के सीज फायर को करवाने
में पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका हमारे लिए चिंता का विषय है। एक ऐसा देश जो आतंकवाद को पनाह देता है और आर्थिक दिवालियेपन की कगार पर खड़ा है, आज वैश्विक राजनीति में एक अहम खिलाड़ी बन गया है, जबकि भारत इस पूरे मंच से नदारद रहा। इसे एक छोटी मोटी घटना मानकर नजरअंदाज करना बेवकूफी होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत जो सदियों से दुनिया की नैतिक धुरी रहा है, आज अकेला पड़ गया है। वैश्विक मंच पर हमने जो रणनीतिक जगह खाली की थी, उसे पाकिस्तान ने तेजी से हथिया लिया है। सुपरराष्ट्रीय नेता ने आगे ये भी लिखा है कि एक कमजोर प्रधानमंत्री की वजह से भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। जब दुनिया को हमारे साहस और न्याय की जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कायरता को चुना। भारत को उस व्यक्ति ने निराश किया है जो प्रधानमंत्री तो बन गया, लेकिन जिसे अमेरिका और इजराइल ब्लैकमेल कर रहे हैं। इतिहास नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने भारत की कीमत पर पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर यह भूमिका निभाने दी। ये देश आपको माफ नहीं करेगा मिस्टर मोदी। दशकों कांग्रेस के लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़ा इंटरमीडिएटर बनकर उभरा है, लेकिन इस बात को दबा दिया गया कि भारत का रुख हमेशा से ही थर्ड पार्टी मीडिएशन के खिलाफ रहा है। भारत का स्टैंड एकदम साफ है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और जब तक वो सरहद पार आतंकवाद नहीं रोकता, भारत उससे कोई बात नहीं करेगा। भारत की असली प्राथमिकता हॉर्मुज रास्ते से अपने एलपीजी टैंकरों को सुरक्षित निकालना और खाड़ी देशों में रहने वाले 1 करोड़ भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वहीं पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्ध विराम की पोल उस वक्त खुल गई जब इसराइल ने लेबनान पर भीषण बमबारी की और ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। अब दलाल बने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इस वक्त मजाक उड़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान की चुटकी ली है। साथ ही भारत की कूटनीति की उन्होंने तारीफ की है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर युद्ध विराम के बाद भी इजराइल के लेबनान पर हमले और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने पर पाकिस्तान की चुटकी ली। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता करने की क्षमता उतनी ही है जितनी वहां पर मौजूद आतंकी शिविरों को समाप्त करने की क्षमता। यही नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि पाकिस्तान की जीरो अर्थव्यवस्था की तरह ही उसकी मध्यस्थता कराने की क्षमता जीरो है। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने एक दिन पुरानी पोस्ट भी शेयर की, जिसमें उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया था जो ईरान अमेरिका युद्ध में भारत की भूमिका न होने पर नई दिल्ली की कूटनीति पर सवाल उठा रहे थे। प्रियंका ने कहा कि आलोचना समझ में नहीं आती क्योंकि ये युद्ध हमारा नहीं था। ये मौका पाकिस्तान के लिए उस दलाल की तरह है जो पैसे लेकर संकट का समाधान करने का दावा करता है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान के दलाल वाले कमेंट की जमकर तारीफ भी की। प्रियंका चतुर्वेदी ने इसी पोस्ट को शेयर करते हुए ये भी कहा कि उन सभी लोगों के लिए जो पाकिस्तान की मध्यस्थता की तारीफ कर रहे थे और इसे कूटनीति सफलता बता रहे थे, उम्मीद है कि आपके चेहरे पर लगा केक स्वादिष्ट होगा। तो देखा आपने कैसे सीजफायर पर मोदी सरकार को घेरने वाले कांग्रेस के नेता अब एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्ध विराम की पोल उस वक्त खुल गई जब इजराइल ने लेबनान पर भीषण बमबारी की और ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें